Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, third year MBBS स्टूडेंट। तो ग्रुप के अंदर मैंने आपको एक वर्कशीट भेजी थी GT7 और ये जो है इसमें आपके पास जो MCQs हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है इसमें से ये MCQs हैं, मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 40 MCQs हैं। सो आज हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और काफ़ी MCQs जो है वो सेम पैटर्न पे होंगे, तो वो मैं आपको बोल दूंगा कि आप खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। राउंड अबाउट 30 या 30 प्लस हम MCQ सॉल्व करेंगे, बाकी एक दो बचेंगे वो मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद से कर लेना। अच्छा, और एक चीज़ के बायो और केमिस्ट्री की वीडियोस भी मैं इसी चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, और रमज़ान के जो लास्ट 10 डेज़ होंगे वो मुझे मैं हॉस्टल हूँ फ़िलहाल, तो मैं घर जाऊँ, तो घर जब जाऊँगा तो आपके पास मज़ीद जो है वो कंटेंट होगा, वो मैं जो अपलोड करूँगा। क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमने उसके 2 चैप्टर्स कर लिए हैं राउंड अबाउट, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और जो बायो का सेक्शन हमने किया था, बायो में हमने क्या पढ़ा था, बायो में हमने न्यूरॉन एंड क्रोमोसोम एंड DNA वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, तो ये चैप्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे और काफ़ी जो है वो कंटेंट में अपलोड करूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी शोन इन द फिगर। अब आपके पास डिफरेंट फिगर्स गिवन होती हैं जिसमें से आप क्या बताते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताते हो। तो ऐसी शेप्स या जो है अपना जिनकी रेजिस्टेंस वगैरह आपको फाइंड करनी हो, तो इनके लिए मैंने एक जो है लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा है ऑलरेडी, रेजिस्टेंस ऑल कॉन्सेप्ट्स के नाम से, रेजिस्टेंस ऑल कॉन्सेप्ट्स के नाम से, जो इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप देखना चाहो तो उसे देख सकते हो, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और उसमें से मैंने प्रॉब्लम्स करवाए हैं A लेवल के और किप्स के, ग्रिप के, काफ़ी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके मैंने प्रॉब्लम्स करवाए हैं फॉर MCQs प्रैक्टिस, तो आपको जो है मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये जो अरेंजमेंट है ना, जो इस तरह से अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट होती है पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए। अच्छा, वो याद करने के लिए तरीका क्या है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये A है, तो अगर यहाँ से पोटेंशियल को मैं लेकर जाऊँ तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, A, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल सपोज करूँ, ये पोटेंशियल क्या है, B, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं लेकर आऊँगा तो ये यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, B। अब देखो, अगर सपोज करो यहाँ पर कोई पोटेंशियल है 0 और यहाँ पर पोटेंशियल है V, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर A वाला पोटेंशियल 0 है तो ये भी 0 बनेगा। और फिर यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल V, यानी कि ये जो है 0 और V के दरमियान है, ये भी 0 और V के दरमियान है, ये भी पोटेंशियल 0 और V के दरमियान है। यानी कि डेल्टा V सबके अंदर क्या आ रहा है, सबके अंदर डेल्टा V आ रहा है सेम। तो डेल्टा V अगर सेम आएगा आपका, तो डेल्टा V अगर सेम आएगा तो उस ऐसी अरेंजमेंट को आप बोलते हो पैरेलल सर्किट या पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। सिंपल सवाल है, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इन सबको पैरेलल रखो, आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। आंसर भी सिंपल है, अब मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि ये आपके पास 3 सर्किट है, यहाँ पर ही ये 20 किलो ओम और ये 20 किलो ओम, ठीक है। ये 2 हो गए हमारे पास, और ये तीसरा 10 किलो ओम, ठीक। अब ये किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये ऐसी अरेंजमेंट है। तो जब आपके पास दो सर्किट यानी कि दो रेजिस्टर हों किसी भी सर्किट के अंदर, तो दो की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, R इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, R1 रखो 20, ये भी 20, और नीचे ये आएगा 40, ये 0 से 0 मर गया, ये 2 और ये 10। यानी कि इन दोनों की जो इक्विवेलेंट मिली वो आपको कितनी मिली, वो मिली है आपको 10। यानी कि एक सर्किट यहाँ से ख़त्म हो गया, सिर्फ यहाँ पर इक्विवेलेंट कितनी आपको मिली, 10 किलो ओम। अब ये 10 और 10 का निकालोगे पैरेलल, तो ये किस तरह से निकालोगे, ये भी 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, ये कितना होगा 20। तो ये ऊपर होगा 100 और ये नीचे है 20, तो ये आपका आएगा 5
किलो ओम। तो ये आपका ए इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा, जिनकी बच्चों की प्रैक्टिस बिल्कुल ही कम है तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि ये मैंने किस तरह से किया R1 R2। तो देखें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है पैरेलल के अंदर वो किस तरह से होती है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इन दोनों की एलसीएम निकालोगे, वो किसके इक्वल मिलेगी, R1 R2 की। अब इसका टेबल इस पर पढ़ो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, R2। यहाँ पर इसका R2 का टेबल इस पर पढ़ो तो यहाँ पर मिलेगा आपको R1। यहाँ पर ये क्या है, R1/R। अब इन दोनों को उल्टा करेंगे तो ये R बन जाएगा। हमें R की वैल्यू चाहिए तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये आपका आया R1 R2 और नीचे ये अब R1 प्लस R2 लिखें या R2 प्लस R1 लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया R1 प्लस R2। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जब आपको दो रेजिस्टर पैरेलल के अंदर गिवन हो। दो रेजिस्टर जब पैरेलल के अंदर गिवन हो तो जल्दी में करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का सम ले लिया करो, तो आपको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि रेजिस्टर्स कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स इसके मज़ीद पढ़ने हैं तो रेजिस्टेंस ऑल कॉन्सेप्ट्स वाली जो मेरी वीडियो है वो देखो अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, उसमें मैंने काफ़ी प्रॉब्लम समझाए भी हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ओम। अब आपके पास 10 रेजिस्टर्स हैं, 10 रेजिस्टर्स यानी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितना है, 10। और रेजिस्टेंस कितनी है उनकी, रेजिस्टेंस भी है 10 ओम। कैन बी कनेक्टेड इन सच एज टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट। यानी कि अब ये इस तरह से हमने कनेक्ट किए हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट भी आ रहा है, मिनिमम रिजल्ट भी आ रहा है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, अब मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो निकालना है। तो याद कर लो, जो मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिलती है या जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो अपना रिजल्ट मिलती है या मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस मिलती है वो आपको कौन से केस में मिलती है, वो आपको मिलती है सीरीज़ में। और जो आपको मिनिमम रिजल्ट मिलती है, मिनिमम मिनिमम रिजल्ट या मिनिमम रेजिस्टेंस बोलो, वो आपको मिलती है पैरेलल के अंदर। ठीक है, वो आपको मिलती है पैरेलल के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि सीरीज़ के अंदर जब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों तो उसका उसको आप किस तरह से लिखते हो, व्हेन वी ऐड n number of resistors in series then the equivalent resistance is nr। ठीक है, तो ये क्या है, ये R इक्विवेलेंट है हमारी, जब सीरीज के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो। अच्छा, पैरेलल में क्या है, जब आप पैरेलल में n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करो तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल मिलेगी, R/n। ठीक है, तो ये आपकी है R इक्विवेलेंट। अब देखो, मैक्सिमम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, NR। मिनिमम के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, R/n। तो यही आपको निकालना है, मैक्सिमम रेशो निकालना है ना, रेशो। रेशो किसको बोलते हैं, डिवीजन को। तो मैक्सिमम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा मैक्सिमम और ये मैंने नीचे लिखा मिनिमम। ये मैंने लिखा मैक्सिमम, ये मैंने नीचे लिखा मिनिमम इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, NR। डिवाइड में क्या रखना है हमें, डिवाइड में रखना है R/n, ये वाला R/n। अब ये जो डिवीजन है ये क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये NR सेम, और डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये n चला जाएगा ऊपर और r चला जाएगा नीचे। तो ये आ गया n ऊपर और r नीचे, r से r मर गया, तो ये कितना बचा, n स्क्वायर। ठीक है, अब n स्क्वायर जो है हमारा आंसर है, लेकिन n स्क्वायर यहाँ पर हमने देखा कि n किसके इक्वल था, n था इक्वल किसके, 10 के। तो यहाँ पर n स्क्वायर किसके इक्वल मिल जाएगा, n स्क्वायर हमें मिलेगा 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100 ओम। सॉरी, ओम नहीं होगा, 100 मिलेगा खाली, क्योंकि रेशो निकाला है हमने, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ये बात आप याद कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस भी जो है वो ख़त्म हो गई थी। ये देखो, इसका जो है वो राइट आंसर ये है। इसको मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ इसको कंप्लीट, कि n जो है 10 था, रेजिस्टेंस भी 10 थी। मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि सीरीज़ में n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे तो NR मिलेगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में R/n, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो निकालना है, NR को R/n से डिवाइड करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो n स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, कभी कभी जो है वो वैल्यूज़ नहीं गिवन होती तो n स्क्वायर जो है वो करेक्ट आंसर होता। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि मिनिमम टू मैक्सिमम रेशियो कितना होगा, तो मिनिमम टू मैक्सिमम रेशियो कितना होगा, 1/100, सॉरी 1000 लिख दिया मैंने, 1/100 होगा, या 1/1000
n स्क्वायर होगा। तो इस तरह से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल एक मैं बोलता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लोगे ना तो उससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें होंगी वो आप खुद से निकाल लोगे, बाकी चीज़ें आप खुद से कर लोगे, इजी होती हैं। बस थोड़ा सा वो आपको घुमा कर थोड़ा सा पूछ लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट। अब आपके पास पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। अब ये किसी वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, 6 वोल्ट के साथ। अब इसकी आपको इक्विवेलेंट निकालनी है, तो सिंपली इक्विवेलेंट किस तरह से निकालोगे, इसकी, इसकी और इसकी आपको इक्विवेलेंट निकालनी है। अब 3 रेजिस्टर्स हैं तो इक्विवेलेंट पैरेलल के अंदर किस तरह से निकाली जाती है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो नीचे इसकी एलसीएम क्या बनेगी, 2 3 6 की 6 बनेगी। तो 2 का टेबल 6 पर कितनी मरतबा जाएगा, 3 मरतबा। 2 का टेबल 6 पर कितनी मरतबा जाएगा, 3 मरतबा। 3 का 2 मरतबा, 6 का 1 मरतबा। तो ये 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 + 2 5 और 1 ये कितना हुआ, 6। 6/6 = 1। तो ये 1 ओम जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, इन दोनों की इक्विवेलेंट निकालो फिर तीसरे की ऐड कर दो, तो इस तरह से भी जो है वो ये पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी। अब दो से मज़ीद जो रेजिस्टर्स हैं उनको हम बोलेंगे डैश। अब यहाँ पर डेफिनेशन के सेंस में सवाल आपसे पूछा गया है, इफ़ वन एंड ऑफ द ऑल रेजिस्टर्स इज जॉइंट टुगेदर, यानी कि अगर एक रेजिस्टर है उसका जो एक साइड है वो सारे रेजिस्टर्स के साथ मिला हुआ है, सिमिलरली दी अदर एंड्स आर जॉइंट टुगेदर। तो इसको अगर मैं समझाने के लिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, देखिए अगर मेरे पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, रेजिस्टर की सॉरी ये कैपेसिटर मैंने बना दिया। रेजिस्टर की सिंपल किस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक। अब देखो, इसको मैं आपको कैपेसिटर की केस से समझाता हूँ, फिर आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। अब देखो, अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको इसके साथ मिला लूँ, इसको इसके साथ मिला लूँ, और मैं क्या करूँ, इनको इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये V के साथ। तो यहाँ पर देखो, ये इसकी एक साइड जो है ये इसकी दूसरी साइड के साथ मिली हुई है। ये देखो, अगर इसकी साइड है ये राइट वाली, ये राइट वाली है, ये लेफ़्ट वाली, ये राइट वाली, ये लेफ़्ट वाली। तो यहाँ पर देखो, ये लेफ़्ट जो है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ये लेफ़्ट जो है ये राइट के साथ मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस कैपेसिटर की जो एक साइड है या जो राइट साइड है वो दूसरे कैपेसिटर की राइट साइड के साथ नहीं मिली हुई, ठीक। फिलहाल इतना समझो। अब दूसरी बात जो मुझे आपको समझानी है वो ये है कि अगर ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। अब मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ से मिलाऊंगा, ठीक। और इनको मैंने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया, ये हमारे पास ये बैटरी है और ये इस तरह से। अब ये इसकी साइड क्या है, राइट साइड, ये भी राइट साइड, ये भी राइट साइड। अब ये देखो, तीनों राइट साइड आपस में ज्वाइंट है, ये और ये लेफ़्ट, ये लेफ़्ट, ये लेफ़्ट, ये इनकी आपस में साइड्स जो हैं वो ज्वाइंट हैं। तो कैपेसिटर की या रेजिस्टर की अगर एक साइड दूसरे की सेम साइड के साथ ज्वाइंट हो तो ऐसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं किसका, पैरेलल का। और अगर वो इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन हो, इस तरह से चलता जाए, तो इसको नाम दिया जाता है सीरीज़ का, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट सिंपल, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपना क्लास के अंदर भी पढ़ते हो, और मैंने आपको इजी करके समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल दिया। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। अब देखो, 2 और मोर रेजिस्टर्स सेड टू बी डैश इफ वन एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इज जॉइंट टुगेदर। अब मैंने देखा ना, आपको बताया कि एक जो एंड था वो सबके साथ कनेक्टेड था, और दूसरा जो एंड था वो भी सबके साथ जो है वो कनेक्टेड था, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्या, पैरेलल अरेंजमेंट का या पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ आयरन आर। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वायर, कोई आयरन की वायर है, उसकी रेजिस्टेंस आर है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, इफ़ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ ट्रिपल्ड। अब हमने क्या किया है, सपोज करो कि आपके पास इस तरह से एक वायर है जिसकी लेंथ एल है,
इसकी फ़िलहाल रेजिस्टेंस कितनी है आर। अब हमने क्या किया, इसकी लेंथ को, अच्छा ये इसका छोटा सा रेडियस है, इसको मैं आर के साथ ज़ाहिर कर देता हूँ। अब इसको मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को मैंने कर दिया भाई ट्रिपल्ड, इसकी लेंथ को मैंने ट्रिपल्ड कर दिया, ठीक है, 3 टाइम्स। और इसके रेडियस को भी मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल्ड, लेंथ को भी ट्रिपल्ड कर दिया, रेडियस को भी ट्रिपल्ड। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हम मिस कर देते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसने ये सवाल क्यों, ये बात क्यों कही है, मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि इसने क्या कहा है कि टेम्परेचर जो है आपका वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस के पास हमारे रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसके साथ प्रोपोर्शनल होती है, एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी में ये क्योंकि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो ये एल अपॉन, और ये हमारे पास आता है एरिया पाई आर स्क्वायर। एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो पाई है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा होगा एल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा अब मज़े वाली चीज़ देखो, लेंथ को क्या किया, ट्रिपल, तो इसको मैंने लिखा 3L। रेजिस्टेंस सॉरी अपना रेडियस को भी क्या किया, ट्रिपल, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 3R, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये रेडियस स्क्वायर के अंदर है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये किस तरह से आएगा, ये 3L तो ऊपर वैसे ही सेम रहेगा, नीचे ये हमारा रहेगा 9 और ये आर स्क्वायर। अब ये 3 1 और ये 3, तो ये आपका आंसर आएगा 1/3, 1/3 एल अपान आर स्क्वायर। तो ये तो रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है हमारी वो 1/3 हो गई, रेजिस्टेंस 1/3 हो गई। ठीक है, दोबारा से सुनो, आपके पास एक रेजिस्टेंस वायर थी जिसकी लेंथ, जिसका रेडियस आर था, लेंथ एल थी, उसके रेडियस को ट्रिपल कर दिया, लेंथ को ट्रिपल कर दिया, रेडियस बताओ रेजिस्टेंस बताओ कितनी होगी। टेम्परेचर इसने बताया कि कांस्टेंट होगा, फार्मूला रो एल अपान ए, लेंथ को ट्रिपल करेंगे, एरिया को भी सॉरी अपना रेडियस को भी ट्रिपल करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ दी वायर वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ वायर इसको इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। पाई कांस्टेंट है, इसको भी निकाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1/3 एल अपॉन आर स्क्वायर की। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गई है, 1/3 के इक्वल हो गई है। तो हमें एक जवाब तो हमें मिल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो 1/3 हो गई है। अब हम ऑप्शंस पढ़ें कि ऑप्शंस में हमें क्या पूछा गया है, ऑप्शंस में हमें क्या पूछा गया है। अब देखो, दी रेजिस्टेंस विल बी 1/3, ठीक, यहाँ पर भी क्या है, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोथ विल रिमेन सेम। अब ये तो नहीं होगा, यहाँ पर एक चीज़ देखो, रेजिस्टेंस के साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ रहा है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का नाम दिया जाता है। ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका तो ये क्या रहेगी, सेम, ठीक है। और ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और ये फिजिकल डायमेंशंस वगैरह के बारे में भी इसके बारे में बोला जाता है, वो आप लेक्चर्स मेरे सुनोगे तो उसमें से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/3। अगर ऐसा ऑप्शन आपको नज़र आ जाए, रेजिस्टिविटी सेम और रेजिस्टेंस 1/3, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस विल बी 1/3, तो ये तो हमने निकाला है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन के हिसाब से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पावर का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आई वी, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर। अब ये फार्मूलाज है, अब इसके हिसाब से देखो कि कौन सा ऑप्शन इसका बनना चाहिए। पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ओनली, तो ये तो नहीं होगा, वोल्टेज ओनली नहीं, करंट के साथ भी है। करंट ओनली, तो ये भी नहीं होगा, दोनों के साथ है। नीदर प्रोपोर्शनल, ये गलत है। नीदर मतलब दोनों से नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना। प्रोपोर्शनल टू बोथ वोल्टेज एंड करंट, तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसका फर्स्ट, ये करेक्ट बनेगा। अब ये 77 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 पासेस थ्रू 250 वोल्ट बल्ब, पावर डिसिपेटेड बताओ कि कितना होगा। तो ये तो सिंपल है, पावर किसके इक्वल है, पावर है हमारे पास इक्वल आई वी के। अब देखो यहाँ पर करंट भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 0.5
और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है हमारे पास 250। ठीक है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है हमारे पास 250। अब ये 0.5 को, ये आपको मैथमेटिक्स की ट्रिक्स बता रहा हूँ, 0.5 को मैं के क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। और ये हमारे पास क्या है 250, तो इसका 2 के साथ इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 5, तो ये 125 इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉइंट्स में कंफ्यूज मत हुआ करो, इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अच्छा, यहाँ पर ये है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस थ्रू एनर्जी इज कॉल्ड। अब इसके अंदर जो है ना, मुझे ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जो अब ये जो है डायरेक्टली बुक से सवाल है। वैसे अगर बुक से देखा जाए ना कि नॉन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कन्वर्ट करे एसी डिवाइस, उसको हम क्या कहते हैं, तो ट्रांसड्यूसर वगैरह का नाम भी जो है इसके अंदर आता है कि ट्रांसड्यूसर वगैरह कहते हैं, जो कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म के अंदर कनेक्ट करे। अब ये जो ऑप्शन है ना, इसका सोर्स ऑफ कंडक्टेंस वगैरह, अगर मे बी ये करेक्ट हो, क्योंकि एमडी गेट आप लोग कर रहे हो, मैं तो, मुझे तो कितने टाइम हो गया, 3 साल हो गए, तो ये मैंने चीज़ें नहीं की। तो अगर इसका कोई इससे रिलेटेड ऑप्शन है तो ये आप मुझे भी कंफर्म करके बता देना। बाकी इतना मुझे पता है कि ये जो है इसके मुझे ऑप्शंस में मिस्टेक लग रही है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है हमारे पास, देयर आर 3 रेजिस्टर्स इन अ गिवन सीरीज सर्किट, ईच हैज 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 1 ओम, पावर डिसिपेटेड। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि पावर बताओ कि कितना डिसिपेट होगा, पावर कितना खर्च होगा जब जब 3 रेजिस्टर्स आपके पास हों सीरीज में। तो 3 रेजिस्टर सबसे पहले बनाओ, ये मैंने बनाया एक रेजिस्टर, ये मैंने बनाया दूसरा, और ये मैंने बनाया तीसरा। अब इसने क्या बताया है, इसने मुझे बताया है कि 3 रेजिस्टर्स हैं और 1 ओम के, ये है 1 ओम, ये 1 ओम, और ये भी हमारा 1 ओम। अब हो क्या रहा है कि 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हर यानी कि रेजिस्टर से। ईच रेजिस्टर हैज़ 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट। अब देखो, इसमें से भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 3 वोल्ट, इसमें से भी कितना हुआ 3 वोल्ट, और इसमें से भी कितना हुआ 3 वोल्ट। तो अगर मैं इस सर्किट को कंप्लीट करूं, इस सर्किट को अगर मैं कंप्लीट करूं, यहाँ पर मैं बैटरी लगाऊं, तो यहाँ पर देखो, बैटरी में क्या होता है हमारे पास, बैटरी में हमारे पास एक साइड पे होता है ज़ीरो पोटेंशियल। ठीक है, एक साइड पे हमारे पास होता है ज़ीरो पोटेंशियल और दूसरी साइड पे पोटेंशियल कोई होता है जिसको हम वी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पर पोटेंशियल, सपोज करो कि यहाँ से कितना है 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, और यहाँ पर ये वापसी आते 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 कितना हो गया, ये हो गया हमारा ज़ीरो। तो यहाँ से पोटेंशियल निकला कितना होगा, यहाँ से पोटेंशियल कितना निकला होगा, 3 + 3 + 3, ये 9 निकला हुआ होगा, क्योंकि 9 से इधर जाएगा पोटेंशियल, 3 यहाँ ड्रॉप हुआ, 3 यहाँ ड्रॉप हुआ, 3 यहाँ ड्रॉप हुआ, तो ये ज़ीरो होकर यहाँ पर इस साइड पर इसने ये ज़ीरो बना दिया। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड में, ये जो है डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, निकला कितना 9, और बचा कितना 0, तो ये डिफरेंस है हमारा 9 वोल्ट। ठीक, यानी कि पोटेंशियल है हमारा 9 वोल्ट। अब देखो पावर आपको पता नहीं है, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि V²/R। ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होती है, ऐड, सीरीज में क्या होती है, ऐड। सीरीज में 3, इन तीनों को मिलाएंगे तो कितनी मिलेगी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मिलेगी 3। वोल्टेज का स्क्वायर करो, ये कितना है 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये 3, 9 3 ज़ा 27 वॉट। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट वगैरह यूज़ करके आप जो है वो सवालों के आंसर निकाल सकते हो। ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, मैक्सिमम पावर इज़ डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू लोड। अब ये बुक से जो है ना, मेरे ख्याल से बुक के अंदर भी जो है वो डायरेक्टली गिवन है। एक जो है वर्कशीट थी उसमें ये जो है मैंने गलत भी बता दिया था, लेकिन ये जो है आपका बुक पंजाब के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। आई डोंट नो, मे बी STB या KP के अंदर लिखा हो, लेकिन पंजाब का मुझे ये कंफर्म है कि उसमें ये जो है चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, आपसे बताया गया है कि आपको बताया गया है कि EMF ऑफ बैटरी इज 10 वोल्ट, व्हाट इज मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द बैटरी टू 2.5 ओम वोल्ट। अब आपसे ये चीज़ बोली गई है कि हाँ, इसके इसके जो सवाल में जो है एक चीज़ थी कि EMF आपको
ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, ठीक है, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। तो जितना ईएमएफ होगा ना, बैटरी जो होगी वो पावर भी उतना ही सप्लाई करेगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय बैटरी ऑफ 2.5 ओम वोल्ट। और उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह थी वो, क्योंकि ये अपना जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, यानी कि इसकी प्रॉब्लम्स के थ्रू इसको हम नहीं कर सकते। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन थी जो है, मैं आपको वो मज़ीद ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर दूंगा, पैरा वगैरह था थोड़ा, वो आप पढ़ लेना। 82 क्या है, टू बल्ब्स ईच ऑफ 350 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, विच बल्ब विल ग्लो मोर। अब एक बल्ब है जो 30 वाट का है, दूसरा बल्ब है वो कितना है 50 वाट का। अब बताओ कि दोनों में से चमकेगा कौन ज़्यादा। तो ये आप निकाल सकते हो पावर की मदद से, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपान आर। अब आप सवाल करोगे यहाँ पर मैं बार बार कोई आई वी यूज़ कर रहा हूँ, किसी में वी स्क्वायर अपान आर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ना, तीन बल्ब्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में मुझे पता है कि पैरेलल में भाई वोल्टेज कांस्टेंट होती है, वी हमारी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर इसका मैं प्रोपोर्शनलिटी किस तरह से निकालूंगा, पावर प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। तो यानी कि अगर इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर क्या है, अगर इसकी पावर ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और इसकी पावर क्या है, पावर इसकी कम है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अच्छा, इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसकी क्या होगी, इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। कंडक्टेंस यानी कि ये एनर्जी ज़्यादा लेगा। अच्छा, ये अगर एनर्जी ज़्यादा लेगा तो ये ग्लो भी ज़्यादा करेगा, और इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम। कंडक्टेंस इसकी कम होगी तो ये एनर्जी भी क्या लेगा, एनर्जी भी कम लेगा। तो ये जो है वो लेस ग्लो करेगा, लेस ग्लो, यानी कि ये कम चमकेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसका निकाल सकते हो। ये कितना होगा 50 वाट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट बताओगे कौन सी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इफ number of resistors increases power dissipation increases because P is directly proportional to R in this combination। अब देखो सीरीज में क्या होगा कि P इज इक्वल्स टू, अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है और इसको हम लिखते हैं एन आर के साथ। तो अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जाएंगे तो पावर डिसिपेशन जो होगी वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगी, पावर इज इक्वल्स टू आई वी। ठीक है, एक आपके पास ये फॉर्मूला है, दूसरा कौन सा है पावर के साथ फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब इन तीनों में से आपको फॉर्मूला यूज़ कौन सा करना है, यहाँ पर वोल्टेज गिवन है तो ये तो आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, फॉर्मूला वो उठाओ जिसमें एक चीज़ कांस्टेंट हो ताकि रिलेशन निकाल सको। अच्छा, ये भी वोल्टेज ये पैरेलल के लिए निकालोगे, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके पास जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो पावर किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पर इसको दोबारा से पढ़ो, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तो पावर डिसिपेशन इंक्रीज करेगी, तो हाँ बिल्कुल इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ये सीरीज में एन आर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगा। वो किसी वजह से, क्योंकि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के साथ, तो पी हमने निकाला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके साथ, आर के साथ। तो ये जो है हमारा एक ऑप्शन करेक्ट है। हमें बताना है कि मल्टीपल ऑप्शंस के कौन कौन से करेक्ट हैं। अच्छा, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इंक्रीजेस, पावर डिसिपेशन इंक्रीज बिकॉज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन दिस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखो पैरेलल के लिए क्या था, पैरेलल के लिए था वी स्क्वायर अपॉन आर। अब पैरेलल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, पैरेलल क्या इसके प्रोपोर्शनल है इनवर्सली 1 अपॉन आर के। अब आर जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस। तो लेकिन ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट है, इसके मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस पावर बढ़ती जाएगी या रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो पावर कम होती जाएगी। तो ये जो है वो हमारा गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है। अब तीसरा पढ़ें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तो पी, हाँ पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बात ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेंगे पावर डिसिपेशन इंक्रीज होगी, और अपना जो है प्रोपोर्शनल टू आर इन दिस कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है इनवर्सली किसके साथ, ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ है, ये हमारे रेजिस्टर्स जो हैं आर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, पावर के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज़ के पैरेलल में वी स्क्वायर अपॉन आर,
वोल्टेज हमारा है कांस्टेंट, तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर ये जो है ना इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर ये डिक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी इसका ऑप्शन ठीक है, ये 1 एंड 3 बोथ होगा, जो मेरे हिसाब से या मैंने जो है जिस तरीके से किया है, ठीक है। EMF कैन बी डिफाइंड एज, अच्छा EMF किसको बोलते हैं, ये इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक चार्ज को इस बैटरी में से गुजारने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी को हम EMF बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन। EMF is 4 volt when it is connected with the external resistance of 7 ohm. Terminal potential of battery is 3.5 volt. What is internal resistance? अब EMF किसके इक्वल होता है हमारे पास, EMF सबसे पहले देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं इसको लिखूँ V इज इक्वल्स टू आई, और रेजिस्टेंस अगर बैटरी की भी आ गई है तो मैंने लिखा है इसको R प्लस आर, ठीक है। और इस आई को मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये हमारे पास V है, और ये हमने बनाया ये आई आर, और ये हमने बनाया आई और स्मॉल आर। अब आई आर किसके इक्वल होता है, आई आर हमारे पास इक्वल होता है किसके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, यहाँ खाली पोटेंशियल के। यहाँ पर अगर V हमने लिखा EMF, क्योंकि EMF में क्या होता है, टोटल पोटेंशियल होता है जो भी सर्किट का होता है और बैटरी में जो गुजर रहा होता है, ठीक है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर रखा मैंने, और ये आई आर। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अब ये फॉर्मूला हमने निकाला, E इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई आर। अब आपको देखना है, देखें रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस कितनी है 7 ओम, और टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल है 3.5, सही है। तो सबसे पहले आप करंट निकालो, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपका 3.5, रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 7, तो इसको डिवाइड करोगे 3.5 को, तो ये आपको मिलेगा 1/2। करंट कितना आया 1/2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ये आएगा 0.5। तो यहाँ पर देखो, अच्छा ये किस तरह से है, ये V जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर गिवन है देखो 3.5, और R रेजिस्टेंस भी यहाँ पर गिवन है देखो 7। उसके बाद ये हमारा आ गया, अच्छा ये 3.5/7, ये मैंने किस तरह से किया, ये पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ 0 देंगे, तो 35 का 70 पर टेबल जाएगा 2 मरतबा, तो ये 1/2 बना, ये 1/2 में से, ये 1/2 में से क्या बन जाएगा 0.5, तो 0.5 मिला हमें। अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाली, ये मैंने बड़ी आर के साथ लिखी, ये छोटी आर के साथ होगी। EMF कितना है, लिखते जाओ 4, और ये टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, ये 3.5, करंट कितना है 0.5, और ये आर। अब ये 3.5 उस साइड जाएगा तो ये सब्सट्रैक्ट करेगा, 4 में से 3.5 गया तो कितना मिलेगा, 4 में से, एक सेकेंड, अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, इंटरनल, इसको मैं ठीक करके यहाँ से लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या निकाला, E इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई आर, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमें निकालनी है चीज़, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब ये प्लस वाला है, इस साइड आएगा माइनस बन जाएगा, तो ये मिलेगा E माइनस वी टी, ठीक। अब ये किसके इक्वल मिल रहा है, आई आर के। अब ये चीज़ यहीं रखनी है क्योंकि आपको ये चीज़ निकालनी है, और ये करंट जो है आई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड आकर क्या करेगा, डिवाइड, तो ये हमें मिलेगा E माइनस वी टी, और ये नीचे हमारा आई करंट इज इक्वल्स टू आर। अब इसको रखो और आंसर निकालो, सिंपल है। 4, EMF किसकी वैल्यू है 4, और टर्मिनल की है 3.5, करंट हमने निकाला 0.5। अब 4 में से 3.5 निकलेगा तो कितना मिलेगा 0.5, और ये इसके नीचे भी क्या है 0.5, 0.5 से 0.5 मर गया, क्या मिला हमें 1, तो ये 1 जो है हमारा, यही तो आंसर है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है अगर किसी को समझ नहीं आया या किसी ने नहीं पढ़ा पहले तो वो इसको लिख ले और याद कर ले,
और जिस तरह से मैंने इसको ड्राइव किया वो जो है वो मेथड भी लिख ले, आपको ये जो है फॉर्मूला काफ़ी हेल्प करेगा। और इस पर जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले केस हम करते हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर। अच्छा, द ईएमएफ इज़ द डैश एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द डैश। अच्छा, ईएमएफ जो है वो कॉज एंड इफेक्ट इस तरह से पूछा गया है, तो ईएमएफ याद कर लो, वो कॉज होता है पोटेंशियल का। ईएमएफ कॉज होता है किसका? पोटेंशियल का। क्यों? क्योंकि इस चार्ज को जब हम वर्क करके यहाँ पर मूव करवाते हैं तो इसी चार्जेस की मूवमेंट की वजह से जो है वो पोटेंशियल क्रिएट होता है, यानी कि ईएमएफ की वजह से ही पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो ईएमएफ जो है वो काज है, और ये जो पोटेंशियल है वो क्या है हमारा? वो इफेक्ट है, क्योंकि चार्जेस को हम यहाँ से जंप करवाते जाते हैं, जंप करवाते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पोटेंशियल हमारा क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज द इफेक्ट। दूसरा सवाल क्या है? इन ए क्लोज सर्किट इफ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड देन मार्क इस कलर। अच्छा, क्लोज सर्किट है तो सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होगा? करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। हाई लो से नहीं जाएगा करंट, करंट हमेशा मूव करता है लो से, सॉरी अपना, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके फिर आपको समझाता हूँ। करंट फ्लोज फ्रॉम, अच्छा ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब क्या है? ये इस तरह से, ये इस तरह से, और यहाँ पर सपोज करो अगर कोई स्विच लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी है और ये स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर ये छोटा इस तरह से, अगर इसको मिला लेंगे तो ये सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। फिलहाल ये सर्किट क्या है? ओपन। तो अगर सर्किट को हमने क्लोज कर लिया तो करंट किस तरह से मूव करेगा? करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल टर्मिनल विद इन द सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि ये बैटरी के अंदर जो है वो हाई से लो की तरफ जाएगा। तो बैटरी के अंदर सबसे पहले होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाऊं। ये हमारे पास जो बैटरी होती है ना, तो इसमें से एक साइड जो होती है वो पॉजिटिव वाली होती है और एक साइड जो होती है वो नेगेटिव वाली होती है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज निकलेगी, ये घूम कर जो है वो नेगेटिव की तरफ आएगी। तो अगर ये चार्ज घूम कर वापस इसी जगह पर आ जाएगी ना, पॉजिटिव वाली पे, तो देखो यहाँ पर ये जो है नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल लो है और पॉजिटिव पे पोटेंशियल होता है हाई। तो बैटरी के अंदर इस चार्ज को हमें जंप करवाना होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की मदद से। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जो है वैल्यू पर हमें इसको जंप करवाना है, लेकिन जंप तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाने के लिए एनर्जी चाहिए, एक पंप चाहिए। तो ये काम करती है आपकी ईएमएफ। ईएमएफ क्या करेगी? इसको इससे यहाँ से इधर लेकर आएगी, तो इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या वो पंपिंग फोर्स जो कि बैटरी को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जंप करवाए। तो बैटरी में क्या हो रहा है? बैटरी में आपको जो है चार्जेस मूव करती नजर आ रही हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा, लो से हाई पोटेंशियल थ्रू लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस में इस तरह से लोड से हाई पोटेंशियल नहीं होता, वहाँ पर हाई से लो लो होता है, ठीक है, सर्किट के अंदर। करंट फ्लोज लो टू हाई पोटेंशियल थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये बात ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस में लो से हाई की तरफ जाता है, क्योंकि बैटरी है आपके पास, ये बैटरी के अंदर अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बैटरी बोल दूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दूँ, सोर्स ऑफ ईएमएफ बोल दूँ, इन सब में से चार्जेस जो मूव करती हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं। सवाल इतना ही पूछा गया है, इसको मैंने दो तीन तरीकों से या दो तीन एक्सप्लेनेशन देकर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सर्किट कंटेन्स टू इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब दो सर्किट पैरेलल जो है वो, ये रेजिस्टर्स, इसको मैं ठीक से बना दूं, ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, और ये क्या है? दोनों पैरेलल वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। अब बताओ, अब देखो, यहाँ पर ये बैटरी है, यहाँ पर ये बैटरी। अब बैटरी में से कुछ ना कुछ करंट निकलेगा और कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल होगा। पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है, तो यहाँ पर तो ये वी बनेगा, लेकिन करंट क्या होगा? ये जैसे ही यहाँ पर आएगा ना, ये सपोज करो बैटरी से निकला आए, तो यहाँ पर जब ये करंट पहुँचेगा इस पॉइंट के ऊपर, ये वाली जो पॉइंट है, तो यहाँ पर इसको दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक ये वाला रास्ता, दूसरा ये वाला रास्ता। तो करंट क्या करेगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है दोनों की जगह, तो करंट अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पर ये करंट बन जाएगा I/2, और यहाँ पर भी बन जाएगा I/2, यानी कि I/2 यहाँ पर, I/2 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल भी सेम आ रहा है और करंट भी सेम आ रहा है। तो ये आपका सवाल जो है बस इतना ही है कि करंट और पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा, किस तरह से होगा? तो ये जो है वो सेम होगा दोनों में। अच्छा, करंट हमने किस तरह से निकाला? करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R। I = V/R। पोटेंशियल सेम है तो करंट इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के साथ, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों की सेम है तो करंट भी दोनों के अंदर सेम जाएगा, ठीक है। अगर
रेजिस्टेंस ज़्यादा होती तो उस साइड करंट कम जाता, क्योंकि वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिलती, तो चार्जेस कम मूव कर पाती, तो चार्जेस कम मूव कर पाती तो करंट कम कम होता। अच्छा 89 है, टू रेजिस्टेंस R and R give combined result of 7.5 ohm when in series, 1.66 when it is parallel the resistance R। अब ये जो सवाल है ना, ये वाला, ये आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड पे करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो है देखेंगे ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा। अब जब दो रेजिस्टेंस आपको सीरीज में निकालनी हो तो वो आप किस तरह से निकालते हो, R प्लस आर इज इक्वल्स टू R+R सीरीज में आप डायरेक्टली ऐड करते हो तो वो आपको क्या मिलती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो R+R जब आप कर रहे हो, R+R जब आप कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर कितना आ रहा है 7.5। और जब पैरेलल में आप देख रहे हो तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस हैं R1 प्लस R2 अपान R1 R2 अपान R1 प्लस R2, वो किसके इक्वल मिलता है 1.66। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू चेक करके रखनी है। द रेजिस्टेंस R, अब आपसे रेजिस्टेंस पूछी गई है तो 2.5 पहले की रेजिस्टेंस है और बाद वाले की 5 है। तो जब ये R1 की जगह 5 रखोगे, सॉरी अपना R1 की जगह 2.5 रखोगे और R2 की जगह पर 5 ओम रखोगे, तो आपको जो है चेक करना है कि यहाँ पर ये 1.6 आ रहा है और यहाँ पर ये जो है 7.5 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। वैसे भी ये हो जाएगा, लेकिन हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा और ये भी चेक करना पड़ेगा। फिर अगर ये इस पे आंसर आ गया तो इसको हम बोलेंगे दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा उसके बाद है हमारा कि 3 रेजिस्टेंस वैल्यूज 2 3 6 विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉम्बिनेशन विल गिव इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अब आपके पास 3 रेजिस्टेंस है 2 3 और 6। अब किस तरह से इनको कंबाइन करेंगे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 मिले, तो ये तो सिंपल है। आप किस तरह से अरेंजमेंट बनाओगे, यहाँ पर ये ऑप्शन भी लिखा हुआ है कि दो सीरीज में बनाओ और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाओ किसकी, 3 एंड 6 की। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाऊँ 3 और 6 की, तो मुझे इसका इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, ये V है बैटरी। अब देखो पैरेलल में क्या होगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक है। अब इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा 6 इंटू 3 18 और 6 प्लस 3 कितना आएगा 9। तो ये मैंने क्या किया डिवाइड, तो मुझे मिला 2। अब 2 किसके साथ सीरीज में है, 2 है कॉम्बिनेशन सीरीज में बनाओ। अब ये जो है ना देखो 6 और 3 को, इन दोनों को हमने पैरेलल में निकाला, पैरेलल में इसकी इक्विवेलेंट निकाली तो कितनी आई 2, ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि इनको किस तरह से अरेंज करें कि ये जो है आपको आंसर मिले वो 4 ओम मिले। तो एक तो सर्किट हमने ये बना दिया और इन दोनों की जो इक्विवेलेंट आएगी वो हमें क्या करनी है 2 ओम के साथ सीरीज में रखनी है। यानी कि ये मैं बार बार कैपेसिटर बना देता हूँ, यहाँ पर ये रेजिस्टर और ये आपका 3 और ये आपका 6 और ये आपकी बैटरी, ठीक। और यहाँ पर ये आपका 2 ओम। तो 2 3 और 6 के साथ पैरेलल में रखेंगे तो आपको जो इक्विवेलेंट मिलेगी वो 4 मिलेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर आया वो 2 आया और 2 सीरीज में क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। डायरेक्टली ऐड होने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 ओम मिलेगा, क्योंकि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली ऐड होती है, ठीक है। What is the approximate resistance of light bulb filament if it is operates at 110 and 0.5 ohm। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछी गई है कि कितनी होगी अगर एक बल्ब जो है वो 110 के ऊपर चल रहा है और उसकी करंट जो है वो 0.5 है। रेजिस्टेंस पूछी गई है तो सबसे पहले पावर निकालो, पावर इज इक्वल्स टू IV, ठीक। पावर ये कितनी कंज्यूम कर रहा है, करंट कितना है 0.5, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है आपकी 110। तो इसका अगर आप आंसर निकालो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 55। क्यों, क्योंकि ये 1/2 है और ये 1/2 लिखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 55 आएगा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, वोल्टेज आपको ऑलरेडी पता है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, या P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। करंट का स्क्वायर करके पावर आपको पता है, रेजिस्टेंस निकालो तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू P अपॉन I स्क्वायर। पावर किसके इक्वल है, पावर है हमारे पास, हमने निकाला 55 के इक्वल। और करंट की वैल्यू क्या है, करंट है हमारा 0.5, 0.5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा 0.5
5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें 55 अपॉन ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻²। अब ये इसको इसके ऊपर टेबल पढ़ेंगे तो अगर ये 50 होता तो ये 50 होता तो इसका ये एग्जैक्ट 2 आता, तो 50 से ज़्यादा है तो इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर ये ऑप्शन चेक करो, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब फिलामेंट। इसको थोड़ा सा 1 मिनट में ठीक करके आपको बता दूँ। हमने निकाली किसकी वैल्यू, P इज इक्वल्स टू आई वी, पावर, करंट, वोल्टेज। हमें निकालनी है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो इसी वजह से R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। और ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब हमें पावर की वैल्यू पता हो, पावर हमें पता नहीं है। करंट है 1/2 के इक्वल, और वोल्टेज है कितना 110, तो ये कितना होगा, ये हमारा आएगा 55, ये हमने निकाला ठीक। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है 110, 110 110 का स्क्वायर ये 110, पावर कितना है 55, तो 55 का 110 पे कितना टेबल जाएगा, तो ये 55 का जाएगा 2 मरतबा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 220 वोल्ट। ऑप्शन जवाब जो है उस दूसरे तरीके से भी सही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आंसर आ ज़रूर जाएगा। ठीक है, और ये में जगह कम होती है बार बार लिखने में, इसी वजह से बार बार रिमूव करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं चीज़ें, और कोशिश करके मैं वो वे यूज़ करता हूँ जो आपको जल्दी समझ आए, या जो सिंपल लगे, मुझे लिखने में भी आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी हो। तो अगर एक में चीज़ मिटा दूँ अगर मिटा दूँ और बोलूँ कि ये गलत है तो वो गलत ही कंसिडर किया करो, लेकिन अगर मैं मिटा दूँ तो इससे मत समझा करो कि ये जो चीज़ है वो गलत है, या इस तरह से वो चीज़ एक्यूरेट होती है, फार्मूलाज वगैरह भी ठीक होते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को मैं बार से दोबारा से बता रहा हूँ तो जो मैंने रिसेंटली बताई है आप उस चीज़ को अपने माइंड के अंदर रख लिया करो। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल है हमारे पास कि अगर विश टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ करंट इन रेजिस्टर फ्रॉम 120 मिली एम्पियर टू 160 मिली एम्पियर बाय चेंजिंग 24 वोल्ट सोर्स, व्हाट शुड बी न्यू वोल्टेज सेटिंग। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है। अब इसमें से आपको बताया गया है कि आपके पास अगर आप ख्वाहिश रखते हो करंट बढ़ाने की, करंट कितना है, करंट आपको बढ़ाना है, करंट आप सोच रहे हो कि करंट की आप वैल्यू इंक्रीज़ करो 120 मिली एम्पियर से 160 मिली एम्पियर तक, और आपके पास जो बैटरी है या जो पोटेंशियल है उसका कितना है 24 वोल्ट। तो बताओ कि आपके पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब आप उसका करंट बढ़ाकर 160 करोगे, तो आपके पास जो न्यू वोल्टेज होगी वो 24 से कितना चेंज हो जाएगी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ जो कि आपको पता होगी, आई एम डैम श्योर। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि जब आप इस चीज़ को करोगे या इसको सॉल्व करोगे तो आप वो चीज़ यूटिलाइज़ नहीं करोगे। अब काफ़ी बच्चे क्या कर रहे होंगे, इस 120 और 160 का एवरेज निकाल रहे होंगे, इनको दोनों को करेंगे ऐड 120 160 को और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये गलत तरीका है, इसको बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, करंट प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, वोल्टेज के साथ, ये वाली कॉन्सेप्ट यूज़ करनी है। करंट वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ठीक है, करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं, और कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस। ये आपने चीज़ पढ़ी थी किसके अंदर, ओम्स लॉ के अंदर। तो अगर मैं इसके हिसाब से रखूं तो आई प्रोपोर्शनल टू वी, ये हमारे पास रेशो है। तो अगर मैं आई अपॉन वी करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे ये भी घटेगा, तो दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। v इज इक्वल्स टू आई आर, आर इज इक्वल्स टू, ये किस तरह से था, v इज इक्वल्स टू आई आर, आर इज इक्वल्स टू, सॉरी इस तरह से नहीं, एक सेकेंड, ये पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है किसके साथ, करंट के साथ। ये वैल्यू कांस्टेंट है क्या, क्या इसमें, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो अगर आर को, आई को मैं यहाँ से स्विच कर दूँ तो ये अगर मैं वी अपॉन आई बनाऊँ तो ये वी अपॉन आई भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ेगा, इसको घटाने से ये भी घटेगा। पहले रेशो उल्टा आया क्योंकि मैंने करंट को पहले लिखा, आई अपॉन वी आया ना, वो कंडक्टेंस के लिए है। ठीक है, होगा वो भी सेम, लेकिन
आंसर गलत ना आ जाए, इसी वजह से मैंने जो है इसको चेंज करके लिखा। अब v अपान आई क्या है हमारे पास, v अपान आई जो है वो क्या है आंसर, v अपान आई क्या है, v अपान आई हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अगर ये v अपान आई कांस्टेंट है तो v इनिशियल अपान करंट इनिशियल किसके इक्वल मिलेगा, v फाइनल अपान करंट फाइनल। ठीक, अब इसकी हेल्प से हमें जो है वो आंसर निकालना है। करंट पोटेंशियल इनिशियल कितना है 24, करंट इनिशियल कितना है पहले मेरे ख्याल से 120 मिली एम्पियर, तो ये मैंने लिखा 120 मिली एम्पियर। ठीक है, फिलहाल कन्वर्ट ना करो क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे मिली मिली में। वी एफ हमें निकालनी है और ये हमारा जो आई एफ है करंट फाइनल वो इस साइड डिवाइड कर रहा है, इस साइड आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये मल्टीप्लाई करेगा कितना 160 मिली एम्पियर। तो ये मिली से मैंने कहा कि मिली मर जाएगा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो मर गया, फिर 12 से ये 2 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना मिलेगा 32 वोल्ट। 32 वोल्ट, देखो आंसर 32 वोल्ट ही है। अच्छा, जो मैंने पहले चीज़ मिटाई वो इसी वजह से क्योंकि ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला है आई अपान वी, लेकिन अगर इसको कांस्टेंट सपोज करके भी अगर आप लिखते तो इसको किस तरह से लिखते, आई अपान आई और वी अपान आई अपान वी, आई इनिशियल अपान वी इनिशियल, और यहाँ पर लिखते आई फाइनल अपान वी फाइनल। तो इससे भी जो है वो आंसर आपका सेम ही आ जाता, लेकिन मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको रेजिस्टेंस वाले तरीके से एक्सप्लेन करूं। अब दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जिस तरीके से मैंने करवाए अगर वो सिंपल लगे तो आप उसी तरीके से करो, बाकी जो मैंने चीज़ें एक्स्ट्रा बताई उनको आप स्किप कर दो। अब कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये इन्होंने बड़ी सी एक सर्किट बना दी है, सर्किट तो वैसे छोटी है लेकिन अब बना दी है इन्होंने, क्या करें। अच्छा, इसको मैं देखूं कि कितने क्वेश्चंस जो है रिमेनिंग है, फिर इसको करता हूँ। इन अ डैश सर्किट टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन दी लार्जर रेजिस्टेंस, ये मैंने चीज़ बताई हुई है पहले भी, तो ये सीरीज में होता है, और लेस देन दी इंडिविजुअल तो वो पैरेलल में होता है। ठीक है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस एन आर मिलती है, पैरेलल में आर अपान एन मिलती है। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, और उसके साथ साथ क्या है कि ये कितने सवाल हैं, दी रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक, काफ़ी क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं लेकिन उसमें से कुछ कुछ चीज़ें। अच्छा, करंट ये जो है 16 एम्पियर है, ये भी आप खुद से कर सकते हो। 16 एम्पियर डिवाइड कर रहा है, 2 ब्रांचेस के अंदर जा रहा है, 8 एम्पियर 12 एम्पियर, तो बताओ करंट हर ब्रांच में कितना गया। ठीक, दी रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कंसिडर 2 ब्रांचेस 12, इफ करंट रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 18, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर। अब ये भी सिंपल है, पैरेलल में 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, पैरेलल की 2 ब्रांचेस हैं, 12 द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट। अब देखो ये पैरेलल सर्किट है हमारे पास, उसमें से एक जो ब्रांच है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 18, और इसकी जो इक्विवेलेंट है वो कितनी है, वो इक्विवेलेंट है 12। तो अदर की रेजिस्टेंस बताओ, तो ये किस तरह से होगा। अब सपोज करो ये R1 है, ये R2 है और ये R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, R इक्विवेलेंट किस तरह से निकलेगा 1 अपान, इसको इस तरह से करते हैं R1 R2 किसके इक्वल है, R2 है हमारे पास 18 के, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास R1 प्लस R2, R1 प्लस 18। अब यहाँ पर ये कितना है, ये वैल्यू है हमारे पास 12, R1 प्लस 18, R1 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, दोबारा से सुनो, दो रेजिस्टेंस है आपके पास, एक R1 है दूसरी R2 है, इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है कितनी है, द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस इज 12, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 18, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर।
पहले वाली जो रेजिस्टेंस है ठीक है, दो ब्रांचेस आपको गिवन है, इन दोनों की रेजिस्टेंस कितनी है, वो है 12 ओम। लेकिन R2 जो है आपको गिवन वो कितनी है, 18। तो R1 जो है वो आपको बतानी है। तो इसको मैं अगर लिखूँ 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 आपको फाइंड करनी है, 1/R2 आपको मिली हुई है। R इक्विवेलेंट कितनी है, 1/12। 1/12 इज इक्वल्स टू, अब ये इसको डायरेक्टली आप लेकर आओ, माइनस करो इसमें से, 1/12 इज इक्वल्स टू 1/18 इज इक्वल्स टू 1/R1। 12 और 18 की एलसीएम निकालो और इसको निकाल कर सब्सट्रैक्ट करके इस R1 को ऊपर लेकर जाओ और ये नीचे वाली चीज़ें स्विच करो, आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। जो पहले तरीके करवाया उससे भी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। पहले जो है वो ये पेन वो लिख रहा था, अपना पतला लिख रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा कि जूम करके सारी चीज़ आपको बताऊं। ठीक है, अच्छा, और पावर डिसिपेशन देखो 1.2 किलो ओम विथ 12। अब ये भी सिंपल है, पावर डिसिपेशन बतानी है, ये रेजिस्टेंस गिवन है और ये वोल्टेज गिवन है। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला रिलेशन V²/R, ये भी मैंने किया हुआ है। तो पावर निकालोगे, V² करोगे, V² 12 का स्क्वायर, 12 × 12 1.2 किलो, किलो यानी कि 10⁻3। इसको रिमूव करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा 10 और ये ऊपर आएगा 120 और नीचे आएगा 10⁻3। इस 10⁻3 को ऊपर लेकर जाओगे तो ये 120 मिली एम्पियर बन जाएगा, क्योंकि +3 है, ऊपर जाकर -3 बन जाएगा। मिली एम्पियर नहीं, सॉरी मिली वाट बन जाएगा, क्योंकि पावर पूछा गया है। तो इस तरह से सिंपल सवाल है, आप कर लोगे। अच्छा, ईएमएफ क्या होता है, टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये जो है वो सवाल सिंपल है। बाकी अब देखें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले कि कनेक्शन किस तरह से है। तो ये तीनों है पैरेलल, ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसकी पहले इक्विवेलेंट निकालो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इनकी एलसीएम करेंगे तो कितनी आएगी, 1 2 3। एलसीएम निकालो, 2 का टेबल 2 पर, ये 3 पर और ये 3, तो ये हमें एलसीएम आ गई 6। एलसीएम हमने यहाँ पर रखी 6। अब 2 का टेबल पढ़ोगे, पहले 1 का पढ़ोगे 6 पर, तो ये कितनी मरतबा जाएगा, 6 पर 6 मरतबा। 2 का टेबल कितनी मरतबा, 3 मरतबा, और 3 का टेबल 2 मरतबा। तो 6 2 कितना होगा, 9 और 10 11। 1 का टेबल जाएगा 6 पर 6 मरतबा और 2 का टेबल जाएगा 3 मरतबा और 3 का टेबल जाएगा 2 मरतबा। तो ये आपका आएगा 11/6। ठीक, अब यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ गई 11/6। और यहाँ पर निकालो 5 की और 6 की, ये दोनों पैरेलल हैं। तो 6 और 5 को दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 है ना आपके पास। 6 5 ये हो जाएगा 30 और 6 + 5 कितना होगा, 11। 6 5 30 और 6 5 11, ये 30/11 है। यहाँ पर 11/6 आई है, नहीं नहीं, ये 11/6 नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, क्योंकि ये 1/R के इक्वलेंट है ना, 1/R के इक्वलेंट दोनों की एलसीएम निकाली हमने। आई होप के समझ आ रहा हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं जल्दी भी बताता हूँ ताकि वीडियो छोटी बने। और इसमें 40 एमसीक्यूज थे, बाकी जो टेस्ट हैं आपके उनमें 30 एमसीक्यूज थे। तो इसी वजह से, और कॉन्सेप्ट ये जो है ना लेंदी भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा करने में भी टाइम लगता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसी वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी बताता चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो दोबारा से, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बार बार लिखी हैं, ये आपको तंग करेंगी, लेकिन खैर है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना इस चीज़ को। 1/R है ना, अब देखो ये 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इसकी एलसीएम 6। तो ये 1, सॉरी ये 6 और ये 3 और ये 2, इस तरह से था ना। ये कितना बना, 11/6। 11/6 किसके इक्वल है, 1/R के। तो आपको R चाहिए, तो R किसके इक्वल मिलेगी, 6/11। अब 6/11 ये हमारे पास है 30/11, ये हमें मिला 6 सॉरी ये हमें मिला, ये सेंटर वाला हमें मिला 6/11। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल आपका जो सर्किट था वो आपने सॉल्व कर दिया। तो ये 6/11 30/11, तो ये कितना मिलेगा आपको, 11 11 तो सेम रहेगा, 6 और 30 कितना होगा, 36, 36/11। अब इनकी निकालो, 36/11 + 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये नीचे 1,
ये 11 का टेबल 11 पर कितनी मरतबा, एक मरतबा, तो ये आया 36। और एक का टेबल 11 पे कितनी मरतबा, 11 मरतबा, तो ये आया 44। 36 प्लस 44 ये कितना आया, 46 कितना आएगा, ये 46 आएगा 10 0 4 5 6 7 8 80 80 अपॉन 11। तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल से ये चेंज आ रहा है, 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 7 पॉइंट समथिंग। तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से ये बी होगा। गलती कर दी है हमने। ठीक है, गलती कौन सी की है, ये फोर्थ रेजिस्टर को हमने इग्नोर कर दिया है। बाकी सारी चीज़ ठीक है, हर चीज़ जो है वो एक्यूरेट है। एक चीज़ मैं दोबारा से समझाऊं, आप उसके बाद जो है इसको खुद से कर लेना, क्योंकि ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे की हो गई है। गलत इसमें कुछ भी नहीं है। एक चीज़ समझाऊं, ये तीनों पैरेलल हैं, ये दो भी पैरेलल हैं। इनको करने के बाद इन तीनों को करना है क्या, इन तीनों को करना है सीरीज़ में करने के बाद यहाँ पर देखो ये ए बना हुआ है और ये हमारे पास इस तरह से बी बना हुआ है एक तरह से। तो अगर ये इनकी तीनों की जो इक्विवेलेंट आएगी ना वो इसके साथ होगी पैरेलल, तीनों की जो इक्विवेलेंट आएगी वो क्या होगी, इसके साथ होगी पैरेलल। तो इक्विवेलेंट तो हमने निकाली थी, इक्विवेलेंट हमने कितनी निकाली थी, पहले पहले हमने निकाली थी शायद मेरे ख्याल से, हाँ 50/11। तो इसको इसके साथ पैरेलल करेंगे तो ये कितना आएगा, 50/11 को हम करेंगे इसके साथ पैरेलल। 50/11 को हमें इसके साथ क्या करना है, पैरेलल के साथ पैरेलल करना है, किसके साथ, 7 के साथ। तो इसको सॉल्व करो, देखो कि इसका जो है आंसर ये आ रहा है। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो इंशाल्लाह आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दी नेक्स्ट वीडियो। अगर नहीं भी आए तो आप जो है मुझसे बताना या मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। वीडियो को बार बार मैंने रिमूव किया है सॉल्यूशंस को, फिर बार बार लिखा है, ये थोड़ी सी चीज़ आपको तंग करेगी, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, उसको ठीक तरीके से देख लेना। हर चीज़ जो है मैंने अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और कोशिश की है कि सिंपल करके एक्सप्लेन करूं। चीज़ें मैं बार बार रिमूव इस तरह से इस वजह से भी करता हूं ताकि जो चीज़ें सिंपल हों वो मैं आपको बताऊं, वो मेथड आपको समझाऊं जो आपको ईज़िली समझ आए और ईज़िली जो है आप उस चीज़ को समझ सको। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती हैं काफ़ी। आपको पता है कि फ़िज़िक्स प्रॉब्लम्स करने के लिए भी काफ़ी जगह चाहिए होती है, और आप लोग पेपर पेन पे करते हो, ये तो मैं फ़ोन की स्क्रीन पे बार बार लिखता हूँ रिमूव करता हूँ, बार बार लिखता हूँ रिमूव करता हूँ। तो ये भी आप देखा करोगे, ये थोड़ा सा टफ होता है। तो बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो इसकी अपनी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करो। फ्रेंड्स हैं आपके जो कलीग्स वगैरह हों उनके साथ शेयर करो, जो MDK 2024 देंगे उनके साथ भी शेयर करो। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन, फ्रेशर हो इम्प्रूवर हो। थोड़ी सी चीज़ें मैं जल्दी बता देता हूँ इसी वजह से, ताकि टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीज़ें मैं बता सकूँ। और किसी को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर या ग्रुप के अंदर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।